तो हम लोग ने जो पढ़ा था वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This is electric field due to point charge. Electric field due to point charge होता है E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. तो आज हम लोग को करना क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज बेटा हम लोग को करना क्या है कि आज ये काम करना है कि हम लोग के पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैसे, हम लोग को ये देखना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जनरेट हो रही है वो जनरेट कैसे हुई, आज हम लोग को ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट चार्ज को देखते हैं और प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम का स्टार्टअप करेंगे। उस थ्योरम का नाम होता है गॉस थ्योरम। तो जो गॉस थ्योरम होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताती है और उसकी प्रूविंग भी बताती है कि वो कैसे जनरेट हुई। इससे पहले सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सब लोग हेडिंग डालिए, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो आपको समझना पड़ेगा और वो आपको एग्जाम में 100% लिखना भी होता है। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds is equal to Q in upon epsilon naught. In का मतलब in. This is a statement of Gauss theorem. जैसे मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन में अगर dx होता है तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है, इंटीग्रेशन में dt होता है तो वो इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। वैसे ही गॉस थ्योरम में ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में। जब इंटीग्रेशन सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में होता है तो वहां पे हम ds लिखते हैं और यहाँ पे eds नहीं लिखा है, दिस इज E डॉट ds। यानी कि इस इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है उन दोनों के ऊपर वेक्टर साइन है। वेक्टर साइन होने का मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच को एंगल भी देखेंगे, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है तो उसका मतलब ये होता है कि हमें उन दो क्वांटिटीज के बीच का जो एंगल है वो भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और जो ds है वो एरिया वेक्टर है, उसके भी ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगाया है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी। तो लेकिन सबसे पहले एग्जाम में लिखने के लिए आता है और ये 100% हर साल एग्जाम में आता है कि स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम क्या होता है। ये 100% हर साल एग्जाम में लिखने के लिए आता है। तो स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम क्या होता है, तो सबसे पहले हम गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं, लिख देते हैं और वो लर्न करना काफी आसान काम है। सबसे पहले हम लिखते हैं द surface integral of electric field around any closed path is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in surface. This is statement of Gauss theorem. अब आप इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको कैसे कर रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं। आपको ऐसे बोलना है, मैं दोबारा लिख करके आपको समझा रहा हूं। ये स्टेटमेंट आपको मान के चलिए 100% एग्जाम में लिखना है। तो कैसे बोलेंगे, द सरफेस
integral of electric field around any closed path, this is closed path, is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge inside the surface. देखो मैंने आपको बताया enclosed in surface या inside the surface एक ही बात. चलिए हम फिर से बोलते हैं कलर चेंज करके. फिर से देखिए, the surface integral of electric field around any closed path is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge inside the surface. अब आपको लगेगा कि सर ये तो अगर हम इसको सही से लिख लें तो हम डेफिनेशन इसको देख करके ही बोलते हैं. कैसे बोलेंगे? फिर से बोलते हैं, the surface integral of electric field around any closed path is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge inside the surface. तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आपको लर्न हो गई. आपको एक एक करके बोलना है. कैसे बोलेंगे? हम एक बार आखिरी में फिर से बोल देते हैं. दिस इज, पहले आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद आप थ्योरम बोलेंगे. कैसे बोलेंगे? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in surface. तो हम ये डेफिनेशन तब से 5 बार बोल चुके हैं. मेरे ख्याल से डेफिनेशन तो आपको लिखना आ गई होगी. यस सर. डेफिनेशन कैसे लिखते हैं और आपने लिख लिया जो हमने लिखा है, इसको नोट कर लीजिए आप. यस सर, नोट कर लिया है. ओके, अब हम इसको रफ कर देते हैं. अब हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज. हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. आप उसका डायरेक्शन चेक करना चाहें, मान लीजिए इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेक करना, तो आप यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो उससे रिपेल करेगा. तो प्लस क्यू से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? होती हैं स्फेरिकली, रेडियली, आउटवर्ड. चारों तरफ होती हैं स्फेरिकली, रेडियली, आउटवर्ड. तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज. अब हमने कहा प्लस क्यू के पॉइंट चार्ज की वजह से चारों तरफ, सिर्फ 2D प्लेन में नहीं, चारों तरफ 3D प्लेन यानी एक्स वाई जेड प्लेन में क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है. तो ये तो उनका डायरेक्शन हो गया. मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप? लेट्स से मेरे को ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना. तो आप कहेंगे सर P पॉइंट की Q से डिस्टेंस बता दीजिए. हमने कहा लो अच्छा, हम डिस्टेंस भी बता देते हैं. ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है R. तो सर बहुत आसान है, आपने तो बताया था 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. लेकिन ध्यान दीजिए, हमने कहा है कि हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है. तो अब हम लोग प्रूविंग की तरफ चलते हैं और गॉस थ्योरम को अपनाते हैं. गॉस थ्योरम ये कहती है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही, सबसे पहले एक क्लोज सरफेस बनाओ. क्लोज सरफेस, अब तो तुमको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ से बाहर निकल रही, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी. तो इनको एनक्लोज करने के लिए हम क्या ले सकते हैं? एक स्फीयर ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं? एक स्फीयर ले सकते हैं. तो हम यहाँ पर एक स्फीयर लेने जा रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा.
और स्फीयर की जो रेडियस होगी वो r होगी। ये देखो r रेडियस का स्फीयर ये मैंने बना दिया, ये r रेडियस का स्फीयर। अब हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये जो r रेडियस का स्फीयर है ये गॉस थ्योरम में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम कहती है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds is equal to q in upon epsilon, ये कहती है। तो हमने कहा बेटा किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो तुम कहोगे सर P पॉइंट पे निकालनी है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है सर? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। बेटा ds कहाँ है सर? P पॉइंट पे हम छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेते हैं, P पॉइंट पे हम छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेते हैं जिसका नाम है ds, जिसका नाम है ds। और हमेशा याद रखिए कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिए, जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर में 3 सरफेसेस है, एक सबसे नीचे और बीच में कर्व सरफेस, फिर सबसे ऊपर। तो अगर हमको सिलेंडर में लेना हो छोटा सा एरिया, तो ये जो सरफेस राउंड वाली है, ये वाली सरफेस, तो अगर हम यहां लेंगे तो ds वेक्टर यहां होगा, इस वाले एरिया में लेंगे तो ds वेक्टर यहां होगा, छोटा सा। अब आपको बात समझनी होगी कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये उसका डायरेक्शन होता है। यानी अगर हम यहां पर एरिया वेक्टर बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा, सरफेस का परपेंडिकुलर। यहां पर एरिया वेक्टर बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा, सरफेस का परपेंडिकुलर। और यहां पर ऊपर हम एरिया वेक्टर बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा, सरफेस का परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, मैंने एरिया वेक्टर को समझाने के लिए नीचे सिलेंडर का एग्जांपल लिया है, तो एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि एरिया वेक्टर जो भी आप सरफेस लेंगे उसका परपेंडिकुलर होगा। जैसे आपने ये ले लिया एरिया वेक्टर ds, तो उसका परपेंडिकुलर क्या है? ये। तो अब आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ पर गॉस थ्योरम में हमें किनके बीच का एंगल देखना होता है? गॉस थ्योरम में हमें एंगल देखना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। तो आप यहां बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में क्या है? पैरेलल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है और यही एरिया का भी वेक्टर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, यानी इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। चलिए खोलिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, यानी कि E ds cos 0। मैंने खोल दिया, मैंने वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट खोल दिया, वो होता है a b cos थीटा, थीटा होता है उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो ये हो गया E ds cos थीटा। अब बात बताइए, जो आपने जो सरफेस लिया है, इस सरफेस को हम लोग बेटा, इस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है, ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि निकलने वाला चार्ज एनक्लोज हो, निकलने वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरी तरीके से एनक्लोज हो। ठीक है, तो आप बताएंगे इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या है? वो सर गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज क्यू है और नीचे एप्सिलॉन होता है, cos 0 1। अब बेटा हमने क्या बताया था कि प्लस क्यू चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली, स्फेरिकली, रेडियली आउटवर्ड होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं, लाइक दिस। ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। अब आपने क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds लिया है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये जितने भी छोटे छोटे ds होंगे, देखिए
आप कहीं भी ds बना सकते हैं। हर जगह ds का एक ही बिहेवियर होगा कि ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। आप कहीं भी देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल 0 होगा। तो बेटा इंटीग्रेशन तो हम लगाते ही तभी है जब हर क्वांटिटी का नेचर सेम होता है। तो हम पूरी क्वांटिटी को नहीं देखते के हम इसकी एक छोटी सी क्वांटिटी ds को कंसीडर करते हैं और कंसीडर करने के बाद होल क्वांटिटी को देख लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बताती है कि छोटी सी क्वांटिटी को देखने के बाद एक पूरी क्वांटिटी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी क्वांटिटी का बिहेवियर बिल्कुल वही होगा जो छोटी सी क्वांटिटी का होगा। तो आप ये बताएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा। इसका मतलब हिंदी में हुआ कि ये सारे ds 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 मिल करके क्या बना देंगे, ये बना देंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये सारे छोटे ds ds मिलकर के क्या बना देंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। ये सारे ds जो स्फीयर पे लाई करेंगे, जब हम उनको सम अप करेंगे, सम अप का मतलब सारे ds जब हम लेंगे, यानी कि सारे ds का हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है ब्रेकअप करना। तो हम यहाँ ब्रेकअप नहीं कर रहे, हम यहाँ सम अप कर रहे हैं, क्योंकि सम अप ऑफ ds बोलिए चाहे इंटीग्रेशन ऑफ ds बोलिए, बात एक ही होती है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप। तो सारे ds सम अप होकर क्या बन जाएंगे, इसका सरफेस एरिया। और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखिए, यहां से आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा और इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दिस इज प्रूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम। तो हमने गॉस थ्योरम को यूज कर पॉइंट चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड निकाल दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक पॉइंट चार्ज से किस तरह जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वो कैसे प्रूव की जाती है, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए नहीं होती, वो लाइन चार्ज के लिए भी होती है, शीट के लिए भी होती है, स्फीयर के लिए भी हो सकती है। कहीं पे भी आपका चार्ज लाई करे, गॉस थ्योरम कहेगी मैं जिंदा हूं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे। तो ये एक छोटा सा पार्ट था, सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया। और मैंने तो आपको ऑलरेडी लर्न करा रखा है कि इलेक्ट्रिक ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, और इसको आज आप समझ चुके हैं। तो ठीक है, हम इसको रफ करते हैं, आप सबको क्लियर हो गया होगा। राधिका तुमको समझ में आया? यस सर। ओके, तो राधिका गॉस थ्योरम क्या होती है, एक बार बताओ जरा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। So the surface integral of electric field around any closed path is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge inside the surface. हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, तुम्हारे तो एकदम अंदर चला गया, कोई मिस्टेक नहीं, एकदम सही बताया, गुड। चलो ठीक है, तो अब हम इसको रफ करते हैं। खुर्शीदा आपने नोट कर लिया? यस सर। ओके, समझ में आया आपको? यस सर आया समझ में। तो खुर्शीदा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जरूर लिखने के लिए आता है, आपको याद रखना होगा। ओके सर। अब हम लोग यहाँ पर एक नई चीज देखने जा रहे हैं, जरा समझिएगा, वो भी सारी नई चीजें हैं अभी आपके लिए। देखिए ऐसा होता है, जैसे आपने कहा, आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं जैसे आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप कहते हैं ना, आप क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी होती है
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो आप सभी कहते हैं। तो बेटा जब भी हम रेट का टाइम रेट बोलते हैं, रेट तो मतलब हम टाइम से डिवाइड करते हैं। जब हम रेट बोलते हैं तो हम टाइम से डिवाइड करते हैं। वैसे ही बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेलरेशन को जनरेट होने के लिए वेलोसिटीज का चेंज होना जरूरी है, क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो आप कहेंगे सर एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू dV बाय dr। आप dr भी लिख सकते हैं, dx भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। हमने जितने भी फॉर्म्स लिखे हैं उन सब में ध्यान देखो डेल्टा V आया है। डेल्टा का मतलब ये होता है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो ही नहीं सकती। जैसे यहां पे एक प्लस क्यू का चार्ज है और यहां पे जीरो चार्ज है, कोई नहीं चार्ज, जीरो है। तो इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, ध्यान दीजिए। अगर ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, देखिए ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना। और पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है। और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी क्योंकि वहां पे चार्ज होगा। कहने का मतलब आपको ये याद रखना है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तभी होगी जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, अदरवाइज जनरेट नहीं होगी। अब आप ये बात समझ लीजिए, जिसको हम दोबारा लिखने जा रहे हैं, ये आपको बुक्स में मिलेगा बार बार, आप पहले से परेशान हो इसलिए हम आपको बता देते हैं। चाहे आप E इज इक्वल टू dV बाय dr लिखें, चाहे E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा X लिखें, ये दोनों एक ही बातें हैं। बस हम डेल्टा को D से तभी रिप्लेस करते हैं जब दूरी बहुत छोटी होती है। जब दूरी बहुत छोटी होती है, क्योंकि आप जानते हैं ना, ये डेल्टा D में तभी कन्वर्ट होता है जब टाइम इंटरवल क्या होता है? बहुत छोटा होता है। टाइम इंटरवल क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो ये डेल्टा D में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको हम क्या कहते हैं जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है? एवरेज एक्सेलरेशन। तो डेल्टा और D में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे हम dV बाय dr लिखें, चाहे हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा X लिखें। आप ये मतलब क्लियर कर लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस बात को लेकर के हम आपको एक बात समझाने जा रहे हैं। आपने एक कंडक्टर लिया, देखो आपने एक कंडक्टर लिया। अरे कंडक्टर आपके घर में कई सारे पड़े हैं, आप कोई भी लोहे का बर्तन ले लो, कुछ भी ले लो अपने घर में, कोई भी कंडक्टर ले लो जो लोहे का, आयरन का। तो अगर हम उस कंडक्टर को छुएंगे तो आपको करंट लगेगा क्या? तुम कहोगे सर क्यों लगेगा, ऐसे तो हमारे घर में पड़े पड़े सबको करंट लगने लगे। अगर ये कंडक्टर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई करंट थोड़ा ना होगा।
बात समझिए हमारी बात। अगर ये कंडक्टर है तो इससे हमको छूने पे करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये एकदम आइसोलेटेड होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा। अब बेटा कंडक्टर की प्रॉपर्टी समझो। आपने कहा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। कंडक्टर के अंदर, मेरी बात फिर से सुनिएगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है? इसलिए जीरो होती है क्योंकि कंडक्टर के अंदर हम चाहे V1 पॉइंट ले लें, चाहे V2 पॉइंट ले लें, चाहे हम सरफेस पे पॉइंट ले लें VS ले लें, चाहे हम V4 ले लें सरफेस पे, चाहे हम V5 ले लें, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। बात सुनिए, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? जिसकी वजह से अगर हम V1 और V2 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। V5 और V6 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। V4 और V5 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो भी जीरो आ जाएगा। क्योंकि बेटा अब आपको याद रखना होगा कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने की वजह से उसके अंदर पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? शून्य होती है, जीरो होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल होता कितना है? वो होता है 1/4πε0 Q/R। कोई आपसे पूछे, अब ये याद रखिएगा कि कभी भी आपसे इनसाइड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कहिएगा इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो मतलब हमारी इतनी सी ही बात पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं, और वो भी छोटा मोटा नहीं, IIT जैसे एग्जाम तक में क्वेश्चन बने हुए हैं। Inside the conductor electric field is zero because electric potential is constant of each and every point. ये होता है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, वो कहीं पे भी हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब अगर तुम रिवर्स सोचो तो भैया रिवर्स सोच भी सकते हो। तुम कहोगे हाँ सर ऐसे तो घर में जितने भी पड़े रहते हैं लोहे के बर्तन वगैरह, उनको हम छूते हैं तो करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भैया उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। ये ऐसे कह सकते हो हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं जनरेट होगी, तब तक करंट ही नहीं लगेगा। तो भैया मैंने आपको बात बता दी है, अब आप याद रखिएगा क्योंकि हम इसको बड़ी तरीके से यूज करेंगे। और एक यहाँ नया टर्म भी देने जा रहे हैं, उस नए टर्म का नाम सुन लीजिए। एक ऐसा सरफेस, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं हर बार ये गोल गोल सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकता है। एक ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, कांस्टेंट हो, उस सरफेस का नाम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या नाम होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप कहेंगे द सरफेस एट विच द पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आप इसका जवाब लिखिए, व्हाट इज
इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या लिखेंगे? द सरफेस एट विच द पोटेंशियल ऑफ each and every point is constant is called equipotential surface. पता है एग्जाम में और क्या आता है? वो पूछते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी एक आध हम आपको बता देते हैं, लेकिन पहले आपको ये तो पता हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इसको बताने के लिए जो हम कहानी इतनी देर से समझा रहे हैं, इसीलिए हमने बताई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी, ये याद रखिएगा। और कभी भी कोई पूछे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो आप खट से जवाब दीजिएगा जीरो होती है। अच्छा आप ये बताइए, आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है? वर्क डन होता है W इज इक्वल टू F इंटू एक्स, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा है आपने। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट छोटा छोटा करके तो वर्क डन भी छोटा छोटा होगा। तो बेटा इसका इंटीग्रल यानी डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? dW इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अब आप बड़े हो गए हैं, वो छोटा फॉर्मूला भूल जाइए, अब आप डिफरेंशियल फॉर्मूला याद रखिए। दिस इज dW इज इक्वल टू एफ डी एक्स, यानी कि हर छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx पर हर छोटा सा वर्क डन होगा dW। ये याद रखिए। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल टू QE? कहोगे सर हाँ पढ़ा है, ये क्लास 10th में होता है, 9th में भी होता है। इसको सर ऐसे पढ़ाया जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V जो है पोटेंशियल है यहाँ पर, आपने पढ़ा है ना क्लास 10th में। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी W बराबर क्या हो गया? Q इंटू V। तो हमने कहा बेटे छोटी क्लास का फॉर्मूला था, बड़ी क्लास के फॉर्मूले पे dW इज इक्वल टू क्यू dV, ये होता है फॉर्मूला, आप याद रखिएगा। छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस dV की वजह से छोटा सा वर्क डन होगा dW। जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना बड़ा वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन होता क्या है? चार्ज का मूवमेंट। जब चार्ज एक सिरे से यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, उसमें जो वर्क डन होता है उसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, यानी लोअर और हायर पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा वर्क डन होगा, चार्ज को उतना ज्यादा चलना पड़ेगा। तो वो छोटे दिन भूल जाइए, अब आपको याद रखना होगा dW इज इक्वल टू QdV, ये याद रखना है। यानी कि dW इज इक्वल टू QdV आपको ये याद रखना है। और आप कहोगे सर यहां पे तो आपने खेल किया है, तभी आप बता दें। dV का सर मतलब क्या होता है? मतलब होता है डेल्टा V या dV, एक ही चीज है। और ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंस। तो सर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो dV क्या होगा? जीरो होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे dV क्या होगा? डेल्टा V क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि dV क्या है? जीरो। तो dW इज इक्वल टू Q इंटू जीरो आप लिखेंगे, dW इज इक्वल टू Q इंटू जीरो लिखेंगे तो वर्क डन भी जीरो हो गया, खत्म। अरे मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जो आप 24 घंटे याद रखेंगे। लिखिए कॉपी में। भाई आपने व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस तो लिख लिया है ना, अब उसके नीचे लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। डालो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसमें लिखो
the work done on equipotential surface is always zero. The work done in equipotential surface is always zero. लिखा, the work done on equipotential surface is always zero. मैंने आपको बता दिया, this is properties of equipotential surface. तुम देख लो मैंने बात कहां से स्टार्ट की और मैं कहां पे पहुंचता चला जा रहा हूं. ठीक है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई है, अभी और भी बता देंगे, लेकिन पहले एक प्रॉपर्टी तो बताओ ना कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो. हाँ, अब बेटा हमने आपको और फॉर्मूला क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमने क्या बताया था, वो हमने बताया था वो dv अपॉन dr या dx होती है, जो आप लिखना चाहे ये बताया. और बेटा ध्यान से देखिएगा, dv इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए भाई, dv इज इक्वल टू edr भी हम इसको लिख सकते हैं. dv इज इक्वल टू edr भी हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, dv इज इक्वल टू edr भी हम इसको लिख सकते हैं. और अगर हम आपको सही से बताएं, ओके आपने इतना नोट कर लिया होगा, ये रिलेशन तो हम पहले भी बता चुके होंगे, इतना आप नोट करिए, फिर हम आपको और बताते हैं. चलिए हम लोग नेक्स्ट बातों पे जाते हैं और एक क्वेश्चन जरा का समझते हैं. ध्यान दीजिएगा, इधर इधर ध्यान दीजिए. ये मैंने बच्चों एक कंडक्टर रखा है, कंडक्टर. ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आके कहता है कि मैंने कंडक्टर को एक चार्ज दिया, ये चार्ज दे दिया Q. ध्यान दीजिए, ये कोई कंडक्टर रखा है, कोई व्यक्ति आके कहता है कि मैंने इस कंडक्टर को चार्ज दे दिया Q. तो आप कहोगे सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो उसके अंदर चार्ज तो टिकेगा ही नहीं. यस, उसके अंदर चार्ज नहीं टिकेगा, लेकिन जो तुमने चार्ज दिया है वो कहां चला जाएगा. तुम कहोगे सर कंडक्टर पे जो भी चार्ज होता है वो कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, वो सरफेस के अंदर, सरफेस पर जाकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. बात समझिए भाई हमारी. अगर आप कंडक्टर को कोई चार्ज दे रहे हैं तो भैया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. अगर आपने चार्ज दे दिया तो वो चार्ज सरफेस पे जाकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि चार्ज दिया है तो समझ लीजिएगा वो चार्ज सरफेस पे जाके शिफ्ट हो जाता है. पहली बात. दूसरी बात समझिए, अगर ये चार्ज सेंटर पे होता तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती, ऐसे होती. प्लस क्यू चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती, ऐसी तो होती. लेकिन आप कहोगे सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना. हाँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. तो सर जो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपको हटानी पड़ेंगी. अंदर वाली कौन सी, ये नहीं सर, मैंने तो आपको अंदर वाली हटाने के लिए कहा था. तो अंदर वाली हटा दो, बाहर वाली पड़े रहने दो. ये देखो, यानी अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर पे दिखाने के लिए कहा जाए
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर पे इस तरह से आपको नजर आएंगी। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर ना बना देना भैया, मैं 100 बार बता चुका हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो कभी भी कंडक्टर से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो, लेकिन वो कंडक्टर के बाहर होंगी, अंदर वाली गायब हो जाती है। ठीक है, तो मैंने बेटा बहुत काम की बातें बताई हैं। अभी तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितना याद रख पाए। जितना ज्यादा समझेंगे उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करना आपको आसान होंगे, वरना न्यूमेरिकल्स आपको थोड़े थोड़े टफ लगने लगेंगे। हो सकता है आज कम समझ में आए तो दोबारा फिर से बता देंगे, लेकिन अभी जितना आ रहा है वो समझो तो 5-5 बार बता रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी? जो मैंने ऊपर का डायग्राम बनाया है, तो आपने हिंदी में लिख लीजिएगा कॉपी में, मैंने लिखवाया नहीं है, कि अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज जाके यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और कंडक्टर से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कंडक्टर के बाहर दिखेंगी। और वो कैसे दिखती हैं? सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर निकलती है, सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर निकलती है। ठीक है, ओके, ठीक है। बस हमने जितनी बातें बताई, इतनी बातों पे इसी साल आईआईटी पे क्वेश्चन, इस साल नहीं, पिछले साल आईआईटी पे क्वेश्चन नहीं था। जितनी बातें हमने तुमको बता दी, बहुत सामान्य बातें थी, ये सब बच्चों को पता होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इन्हीं बातों को यूज करके क्वेश्चन बना दिया था। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन सिर्फ इतनी बातों को यूज किया था। ओके, अब हम इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओके, अब हम लोग देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। हेडिंग डालिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। 3 तरह की चार्ज डेंसिटी यूज होती है। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से दिखाते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है, एक यूनिट लेंथ में जो भी चार्ज होता है उसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। द चार्ज कंटेन्स इन 1 यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा। जैसे लैम्डा आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना, तो ऐसे दिया होगा 2 कूलम पर सेंटीमीटर, 2 कूलम पर सेंटीमीटर। तो आप समझ लीजिएगा 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है? 2 कूलम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज, उसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। दूसरा वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, उसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। ये क्या होती है? 1 यूनिट एरिया में चार्ज, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरा, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। देखो ये है रो, रो रो। इसका मतलब होता है, रो का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि आपने 3 तरह की चार्ज डेंसिटीज को समझा है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट
वॉल्यूम। अब हम देखते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है। यूज करने के लिए हम गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको रफ करते हैं और आप लोग हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड due to line charge having linear charge density lambda, having linear charge density lambda. This is electric field produced due to line charge having linear charge density lambda. Okay, let's we start. तो आपके पास देखिए ये एक लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज का मतलब जैसे आप ट्यूबलाइट मान लीजिए, जैसे एक पॉइंट चार्ज होता है वो बल्ब होता है ना। पॉइंट चार्ज क्या होता है? बल्ब होता है। तो ये जो लाइन चार्ज है ये छोटे छोटे, जैसे लाइन जो होती है छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के बनी होती है, वैसे ये लाइन चार्ज भी छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से मिलकर के बना है। अब तुम कहोगे सर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की जरूरत कब कब पड़ती है? तो हमने कहा जब बेटा इनफाइनाइट की बात, इनफाइनाइट की जैसे ही बात होगी तो आप समझ लीजिएगा वहां पर ये सब टर्म यूज होते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर मान लो आपके पास जो शीट है वो इनफाइनाइट है तो वहां पे यूज करेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि ये टर्म हम तभी लेते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। दिस इज इनफाइनाइट। तब हम इनफाइनाइट के लिए तो देखेंगे नहीं, इसीलिए हमको क्या दी जाती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि एक यूनिट लेंथ का नेचर हम समझेंगे और जितने यूनिट लेंथ हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पता पड़ जाएगा कि उसके अंदर कितना चार्ज है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम निकाल लेंगे। तो बेटा अभी हमने आपको बहुत देर तक बताया है कि एक पॉइंट चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? चारों तरफ बाहर की तरफ। तो यहाँ पे तो छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हैं, इससे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ। ये देखो बाहर की तरफ निकल रही है, देखो इधर मेरी तरफ, ये देखो बाहर की तरफ निकल रही है। मतलब चारों तरफ 3 डायमेंशनली बाहर निकल रही होगी, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको 2D तरीके से बाहर दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये चारों तरफ बाहर निकल रही है। अब तुमने कहा सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यस, और क्या है? तीर से तो बड़ा है, तो सर इसको एनक्लोज करना पड़ेगा क्योंकि आप गॉस थ्योरम यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल एनक्लोज करना पड़ेगा। उसको एनक्लोज करने के लिए क्या सिलेंडर लेंगे? यस, सिलेंडर लेंगे, स्फीयर थोड़ा नहीं लेंगे। अगर हम सिलेंडर लेंगे उतनी लेंथ का सिलेंडर लेंगे जितनी लेंथ के अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम उतनी लेंथ का सिलेंडर लेंगे जितनी लेंथ में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सर L यूनिट लेंथ का हम सिलेंडर ले लेते हैं। ले लो। तो सर ये देखिए मैंने ये सिलेंडर ले लिया। लो ये देखो मैंने कलर चेंज कर दिया है। अभी मैं कलर दोबारा बदल दे रहा हूँ। ये देखो ये मैंने सिलेंडर बनाया है। ध्यान दो भाई सब लोग, ये मैंने सिलेंडर बनाया है। ठीक है, ये मैंने सिलेंडर बनाया क्योंकि भैया गॉस थ्योरम तो यही कहती है कि निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एनक्लोज करो। तो मैंने सिलेंडर उठा करके डाल दिया इसके अंदर। अब गॉस थ्योरम कहती है कि भैया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर देखने होंगे। तो हम कहेंगे अरे दैया, यहाँ पे तो 3 सरफेसेस है। ये देखो ये पहला सरफेस, ये देखो ये दूसरा सरफेस, ये देखो ये तीसरा सरफेस। तो सर तीनों सरफेसेस की वजह से करेंगे? हाँ बिल्कुल, तीनों सरफेसेस की वजह से करेंगे। हम इसको नाम देते हैं S1, इसको नाम देते हैं S2, इसको नाम देते हैं S3।
हम तीनों सरफेस से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे हम लिख देते हैं S1 S2 S3, क्योंकि ये तीन सरफेसेस में लगना है इसलिए हमने S1 S2 S3 लिख दिया। अच्छा बच्चों ये बताओ, हमने तुमको क्या गिवन दिया है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, ये तो हमने आपको बताया ही है ना, ऊपर हेडिंग में जो लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? लैम्डा। तो आपने बेटा सिलेंडर की कितनी लेंथ ली है? L यूनिट लेंथ ली है, तो L यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा? L लैम्डा। यानी इस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना है? L लैम्डा है, क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस के अंदर देखना होता है कितना चार्ज आएगा, L लैम्डा। अब बेटा ये इंटीग्रेशन आपको तीन जगह लगाना पड़ेगा क्योंकि तीन सरफेसेस है, इसलिए हम इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, ये आपका पहला सरफेस, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds दूसरा सरफेस, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds तीसरा सरफेस, और ये टोटल किसके बराबर होगा? Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन। अब बड़ा आसान काम, आप सिर्फ हमारी बातों को सुनिए। देखिए ऐसा है कि ये जो मैंने सरफेस लिया है S1, देखो इधर देखो, ये जो मैंने सरफेस लिया है S1, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है? I से। ये तो पहले ही से बना हुआ था ब्लू कलर का। और अगर हम एरिया वेक्टर लेंगे तो मैंने बताया था एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे ही होगा। यानी S1 सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल है। देखो ये एरिया वेक्टर और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो ब्लू लाइन से दिखाया है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर। तो बेटा S1 सरफेस में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे E ds cos 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0, प्लस। अब बेटा S2 सरफेस में आओ, ध्यान दो, S2 सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा? ये होगा एरिया वेक्टर ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कैसा है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। तो यहाँ पे बेटा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। और जैसे ही आप खोलेंगे EDS cos 90, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे E और DS के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली बेटा जो ये वाला सरफेस है S3, इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ऐसे, तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा? 90। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि EDS cos 90 की वजह से ये 0 हो जाएगा। तो बेटा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा? Q टोटल। Q टोटल क्या बताया? L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है, बाहर निकल आएगी, cos 0 1 होता है। अब आप हमको ये बताइए कि जो सिलेंडर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? क्योंकि सारे ds जो S1 सरफेस में थे, S1 सरफेस वाले सारे ds को जब हम सम अप करेंगे तो ये बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो राधिका बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सर 2πRL। हाँ, तो सारे ds जब हम सम अप करेंगे S1 सरफेस के, ये देखो ये जो गोल गोल सरफेस थी आपकी ये S1 सरफेस, ठीक है, मैं नीचे एक बार बना देता हूं, देखिए ये वाली सरफेस, ये वाली कर्व सरफेस जो होती है 2πr। ओके अब आप समझ गए होंगे, बहुत देर तक बता दिया। 2πr h क्या है इसकी? L है, h इसकी L है। अच्छा तो कहोगे सर R कहाँ थी? R तो दिखा दीजिए।
अरे मैंने आर तो बनाना ही भूल गया हूँ, रुक जाओ, मैं आर किसमें दिखाऊं? ओके मैं दिखाता हूँ अलग कलर से, अभी दिखाता हूँ, वेट करो, बस वेट करो। ये देखो ये है आर आपकी, ये आर है जिसको मैंने रेड कलर से भी दिखाया, ये देखो ये है आर, ये है रेडियस, ठीक है, दिस इज आर इज इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, बस आप खत्म हो गया काम, आपका प्रूफ हो गया। इस एक्सप्रेशन को बच्चों ध्यान से देखो, एल से एल लेफ्ट और राइट में कैंसिल हो जाएगा एल से एल, ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? वो होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज जो प्रोड्यूस होती है वो होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना होगा। राधिका तुम्हें समझ में आया? यस सर। असली में आया है, सही में? यस सर। खुर्शीदा आपको समझ में आया? यस सर, आ रहा है, समझ में आया।